Assalamu alaikum students. So today we will read an important story, The New Constitution, an interesting story by Saadat Hassan Manto. We will do critical analysis as well as read out the text of the story. Come to the story. Um, the following contents are included in the lecture: introduction, characters, title and theme will be discussed, imperial and colonialism, reading of important text passages, and we'll discuss important questions as well. First of all, we'll move towards its introduction. The New Constitution is a story by Saadat Hassan Manto written in 1938. मंटो हु वाज मंटो मंटो का जब नाम आता है उर्दू लिटरेचर में तो हमें पता चलता है कि मंटो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनका स्टार्क रियलिज्म एक ब्लीक रियलिज्म है रिमार्केबल इंसाइट इनटू ह्यूमन माइंड है कि जो ह्यूमन माइंड के अंदर जो कुछ चल रहा है वो उसको भी यहाँ पर हमारे सामने रखते हैं और बहुत रियलिस्टिकली रखते हैं। उनका रियलिज्म जो है दैट इज़ द पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ सादत हसन मंटो। रियलिस्टिक पोर्ट्रयल ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर है, विविड एंड माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, सारी चीज़ें बहुत हमें माइन्यूट डिटेल्स भी हमें नज़र आती हैं उनकी स्टोरीज़ में। डेयरिंग ट्रूथफुलनेस, बहुत डेयरिंग है, ट्रूथफुलनेस है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा मंटो को, बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस किया और बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए गवर्नमेंट की तरफ से, रूलर्स की तरफ से, और उनको बहुत सारी बार जो है वो जेल भी जाना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डेयरिंग रियलिज्म, ब्लीक ट्रूथफुलनेस। बिटर रियलिटी हमें नज़र आती है जिस तरह से हमें गलिवर्स ट्रेवल्स में नज़र आती है, लेकिन गलिवर्स ट्रेवल्स में जो है वो दूसरी तरह से उसको लेकर के गए, हमें पता है कि जिस तरह से उसको बयान किया गया, लेकिन बिटर रियलिटी जो यहाँ पर दिखाई जा रही है वो हमें हमारी ह्यूमन कैरेक्टर्स के थ्रू ही दिखाई जा रही है, इसलिए इसका जो टेस्ट है दैट इज़ मच मोर बिटर देन दैट ऑफ गलिवर्स ट्रेवल्स। उसके बाद ये है कैंडर, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, जो बात है वो एज इट इज़ क्लियरली रियलिस्टिकली उन्होंने हम तक कन्वे कर दी है। and all these things make his style unique with real images, जिसमें हमें कोई चीज़ भी आइडियल या इमेजिनेटिव वर्ल्ड की नहीं मिलती, सब चीज़ें जो कुछ भी हैं हमें रियल वर्ल्ड से ही मिलता है जी। सटल आयरनी है एंड सरकाज़्म है, बहुत ज़्यादा हमें सटायर मिलेगा, आयरनी हमें मिलेगी। हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो स्टोरी है दैट इज़ एन आयरॉनिक नरेशन ऑफ दैट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन that was promulgated in 1935। तो 1938 में 3 years आफ्टर दैट प्रोमलगेशन ये स्टोरी लिखी गई थी जी। डिपिक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशंस हमें स्टोरी में मिलते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, डिमांड्स हैं, फीलिंग्स एंड इमोशनल अटैचमेंट ऑफ एन ऑर्डनरी इंडियन सिटीजन रिगार्डिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेटेड ऑन 1 अप्रैल 1935 है, जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्टोरी में हमें बताया जा रहा है कि ऑर्डनरी इंडियन सिटीज़न था, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, उसकी क्या डिमांड्स थी, और वो किस चीज़ की दुआएं कर रहा था इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को ले कर के। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में हम जब आगे जाकर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी दैट वाज द चेंज, तब्दीली, चेंज आएगा, तब्दीली आएगी। अब वो किस किस्म का चेंज था, वो क्या एक्सपेक्टेशंस थी, वो हम सब इसमें स्टोरी में देखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल अप्रोच है स्टोरी की कि हमेशा से जो एक कॉमन मैन है उसकी एक एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं चेंज से रिलेटेड, किसी भी नई गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो वो हमेशा इसी तरह की रहती हैं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो ये सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस जो थी यहाँ पर बताई, लेकिन इन जनरल बात करने की बजाय हमारे जो राइटर हैं मंटो साहब, उन्होंने इसको पर्टिकुलरली बात किया, और किस तरह से किया, उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया थ्रू हिज प्रोटैगनिस्ट उस्ताद मंगू, एक कैरेक्टर यहाँ पर रखा ताकि हम लोग इस चीज़ को इन जनरल नहीं, हम इन पर्टिकुलर इसको ऑब्ज़र्व कर सकें कि एक पर्टिकुलर शख्स जो है वो किस तरह से इसको सोच रहा है। मैनिफेस्टेशन ऑफ इल्यूजन्स ऑफ एन ऑर्डनरी मैन एंड इस फाइनल डिसइल्यूजनमेंट, पूरी स्टोरी में हमें इल्यूजन्स मिलती हैं और वो बहुत सारी बातें, बहुत सारे स्टेटमेंट्स किए जाते हैं जो इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि वो कौन कौन सी इल्यूजन्स, कौन कौन सी एक्सपेक्टेशंस को लेकर के चल रहे हैं, और उसके बाद फाइनल क्या होता है डिसइल्यूजनमेंट इन द स्टोरी ऑफ
एंड द एंड ऑफ द स्टोरी। तो ये हमें चीज़ें मिलती हैं। ये हमारा एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन हो गया स्टोरी का। नेक्स्ट वी कम टू द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द स्टोरी। इसमें हमें सबसे पहले जो नज़र आएगा वो एक कैरेक्टर नज़र आ रहा है उस्ताद मंगू का। और पूरी स्टोरी में हमें नज़र आएगा कि उस्ताद मंगू जो हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं और जो कुछ भी वो फील करते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो मंटो ने बहुत माइन्यूटली हम तक कन्वे किए हैं। तो उस्ताद मंगू इज़ द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरी एज वेल एज ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कॉमन मैन रिजाइडिंग इन इंडिया। इंडिया का जो रेजिडेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस्ताद मंगू। और वो कॉमन मैन कौन सा है? विद हिज लिटिल नॉलेज, जिसका नॉलेज भी बहुत लिमिटेड सा है। हिज एक्सपेक्टेशंस एंड फीलिंग्स बड़ी इनोसेंट सी हैं। अटैच टू द प्रोमलगेशन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो कुछ भी फीलिंग्स एक्सपेक्टेशंस हैं इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो सारी की सारी जो है हमें हमारा राइटर बताने जा रहा है। Expectations that his rights as a human being as well as a citizen of India would be recognized and accepted through this new constitution. That is the thought of every citizen, जो कि हमें कन्वे किया गया है, जो हमें रिप्रेजेंट किया है थ्रू उस्ताद मंगू। तो ये राइटर हमें बताना चाह रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन, जो मेन एक्सपेक्टेशन थी वो उनसे ये थी कि उनको एज ए ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, कि एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, एज ए सिटीज़न ऑफ अ नेशन, तो उनके जो राइट्स हैं उनको असर्ट कर लिया जाएगा, उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो थी उनके एक्सपेक्टेशंस में शामिल थी। अरोनिक नरेशन है। अरोनिक इसलिए है, आरिनी हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं। आरिनी का हमें मतलब पता है, बहुत सारी टाइप्स होती हैं और हमने कुछ कुछ जो है इनको पढ़ा है, इसकी कुछ टाइप्स को पढ़ा है। इसमें आरिनी जो है वो ये भी होता है कि आप कह कुछ और रहे हैं और आपका मतलब कुछ और होता है, या आप सोच कुछ और रहे होते हैं और होता कुछ और है। तो अब यहाँ पर आयरनी हमें इस किस्म की मिलती है कि एक्सपेक्टेशंस कुछ और है और हो कुछ और रहा है, कन्वे कुछ और किया जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली उससे बाद में कुछ और हो रहा है। तो आयरॉनिक नरेशन है कि इसमें हमें जो एक चीज़ कही गई थी कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इससे कोई ना कोई पॉलिटिकल या सोशल चेंज आने वाला है सोसाइटी में। लेकिन राइटर ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, सटायर लेकर आया। उसने कहा कि देयर इज़ नो पॉलिटिकल और सोशल चेंज, जो कुछ भी नहीं देखा जा सका। तो ये एक आयरॉनिक नरेशन था कि फिर इसको न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कहने की क्या ज़रूरत थी, कि अगर इसमें कोई पॉलिटिकल सोशल चेंज नहीं आ रहा था। तो 1 अप्रैल जो है उसने डेट जो है वो बताई है, और उसने इसमें भी एक आयरनी हमारे तक पहुंचाई। उसने कहा 1 अप्रैल, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे बहुत सारे जो यंग फेलोज़ होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, वो 1 अप्रैल को इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि जैसे कोई एक बड़ी हॉली किस्म का ट्रेडिशन है। तो बच्चों को लगता है कि ये एक फ़न के लिए, अम्यूज़मेंट के लिए, तो एंटरटेनमेंट के लिए 1 अप्रैल को एज एन अप्रैल फूल जो है वो मनाया जाता है, लोगों को फूल बनाया जाता है। तो राइटर ने इसके ऊपर सटायर किया। उसने कहा कि जी वो जो 1 अप्रैल की डेट थी वो जानबूझकर सेलेक्ट की गई थी, बिकॉज़ वो सिर्फ़ और सिर्फ अप्रैल फूल बनाना चाहते थे हम इंडियंस को। इंडियंस मीन्स हम लोग जो रेजिडेंट्स थे सब कॉन्टिनेंट के, इंडिया के रेजिडेंट्स थे, जो कि उस वक्त जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो था, इंडिया था, वो सब लोग कंबाइंड थे। तो ये उस वक्त की बात हो रही है। तो ये जो 1 अप्रैल की जो अप्रैल फुलरी है, इसको एग्जिबिट किया है हमारे राइटर ने एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जब वो उस्ताद मंगू को कहा जाता है नो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ द ओल्ड वन यू फूल। ये हमें एंड पर पता चलेगा जी। एंटी एम्पेरलिस्ट अप्रोच, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉलिटिकल स्टोरी है, एक सोशल स्टोरी है। इसको हम एंटी एम्पेरलिस्ट अप्रोच, एंटी एम्पेरलिस्ट स्टोरी भी कह सकते हैं। अब एंटी एम्पेरलिस्ट अप्रोच क्या होती है? अगर हम एम्पेरलिज्म पर बात करते हैं तो हमें एडवर्ड साहब की याद आती है जी, जिन्होंने बड़ा अच्छे से कन्वे किया एम्पेरलिज्म की। जब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, तो हमें पता चलता है कि जी एम्पेरलिज्म इज़ द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस टू कॉलोनाइजेशन, यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स और अदर मीन्स, किसी भी तरीके से एक जो पावरफुल कंट्री होता है, एक जो सिविलाइज्ड कंट्री होता है,
एक जो सुपर पावर होता है वो अपनी कॉलोनीज़ को, अपने इम्पैक्ट को, अपने इन्फ्लुएंस को, अपनी पावर को एक्सटेंड करना चाहता है, अपने मुल्क से ज़्यादा किसी और जगह पर हुक्मरानी करना चाहता है, उसको रूल करना चाहता है, तो वो फिर डिफरेंट तरीके होते हैं उसके पास। कॉलोनाइजेशन होता है, यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स होता है, और दूसरे बहुत सारे और भी तरीके होते हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। इम्पेरियलिज्म ओरिजिनेटेड विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द 19th सेंचुरी में जो है ये फिनोमेनन जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुआ, बहुत ज़्यादा जगहों पर जो है ये फ्लरिश हुआ। 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया, लोगों की जब आंखें खुली, अवेयरनेस हुई, तो फिर क्या हुआ, उसमें क्या था, राइज ऑफ द वेस्ट था। जो हम वेस्ट है वो ऊपर आ रहा था, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे 19th सेंचुरी में जो कुछ भी हो रहा था। द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच हेल्ड sway ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ग्लोब, और इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारी हिस्ट्रीज में मौजूद हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स थे और फ्रांस था, उन्होंने किस तरह से रूल किया, और दूसरे जो कंट्रीज़ थे उनको उन्होंने अपनी टेरिटरीज़ में शामिल कर लिया, उनको उन्होंने अपने कॉलोनीज़ बना लिया। द इकोनॉमीज़ वर हंग्री फॉर ओवरसीज मार्केट्स, रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर एंड प्रॉफिटेबल लैंड। अब ये है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, कोट किया है, आपको बताने की ज़रूरत है कि ये वो तज्ज़िये हैं, ये वो बातें हैं जो कि बड़े बड़े लोगों ने किए हैं, और वो ये हमें बता रहे हैं कि जो उस वक्त 19th सेंचुरी के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, जो अपने आप को उस वक्त डेवलप्ड कंट्रीज़ कह रहे थे, वो चाहते थे कि वो अपनी मार्केट्स को एक्सटेंड करें, वो और लोगों को अपने सबॉर्डिनेट बना लें। तो हम सबको पता है कि जब ब्रिटिशर्स जो हैं ये इंडिया में आए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आए थे, यहाँ पर मार्केटिंग के लिए आए थे, ताजर बनकर आए थे, और यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। तो ओवरसीज़ मार्केट्स, रॉ मटेरियल्स भी थे यहाँ पर, चीप लेबर भी थी, प्रॉफिटेबल लैंड भी था, ये सारी की सारी क्वालिटीज़ थी यहाँ पर। और जितनी भी कॉलोनीज़ इन लोगों ने ग्रास्प की हैं, जिनके ऊपर कब्ज़ा किया, उन सब की ये क्वालिटीज़ थीं। दे जस्टिफाइड देमसेल्व्स विद लाउड क्लेम्स ऑफ डेवलपमेंट सिविलाइजेशन, और ये उनका क्लेम था, उनका ये कहना था कि जी हम यहाँ पर आए, हम तो आप लोगों को शऊर देने के लिए आए हैं, हम लोगों को एजुकेशन के नाम पर शऊर देने के लिए आए थे। हम लोग जो कि हमारे बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, हमारे जो लोग मदरसों में तालीम हासिल कर रहे थे, उन्होंने आकर हमें बताया कि हम आपको शऊर देने के लिए आए, हम आपके लिए इंग्लिश स्कूल्स खोलेंगे। और फिर उन्होंने एकदम से पर्शियन से इंग्लिश में जब उसको चेंज किया, हमारी नेशनल लैंग्वेज को, तो एकदम से उन्होंने रातों रात एजुकेटेड लोगों को अनएजुकेटेड बना दिया। तो दैट वाज देयर क्लेम, उनका लाउड क्लेम था, जी हम तो आपको डेवलपमेंट करने के लिए आए हैं, आप तो सिविलाइज्ड नहीं हैं, आप तो डेवलप नहीं हैं। यानी कि ये वो चीज़ थी कि इंडिया जो है, जब वो रूल कर रहा था, जब मुस्लिम्स रूल कर रहे थे दूसरे कंट्रीज़ पर, दूसरे कॉन्टिनेंट्स पर, तो वो लोग आएंगे, और उन्होंने कहा कि जी वो डेवलपमेंट और सिविलाइजेशन देने के लिए आएंगे। यानी कि उनका क्लेम यह था कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो लोग हैं, जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, ये अनसिविलाइज्ड हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। इट वॉज रिगार्डेड एज द नीड ऑफ दोज नेशंस टॉट टू रिगार्ड इट एज अ ब्लेसिंग, उनको लगा कि वो हम पर बहुत बड़ा एहसान करने के लिए आए हैं। तो colonization is always a consequence of imperialism, the implanting of settlements in those distant territory, के दूर दराज के जो मुल्क थे उनको भी अपने साथ शामिल कर लिया जाता था, उन पर रूल किया जाता था। तो वो colonization था जो कि imperialism का एक consequence था, उसका रिजल्ट था। किपलिंग्स नॉवल किम, किम जो है उसने एक नॉवल लिखा, किपलिंग जो है उसने अपना नॉवल लिखा, किम उसका टाइटल है जी, जिसमें उसने ये लिखा, विदाउट द इंग्लिश द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वुड डिसअपियर। ये उनका क्लेम था, उनको लगता था कि अगर हमने आकर इनके ऊपर रूल ना किया होता तो ये तो कब से ख़त्म हो चुके होते, डिसअपियर हो चुके होते फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया था जी, जिसके अगेंस्ट मंटो जो हैं वो हमें बता रहे हैं। एंटी imperialist thought conveyed through a story describing the feelings and helplessness of the residents of these third world countries suffering and facing the atrocities of these so called civilized nations के
उसने हमें एक स्टोरी नरेट की है इस एंटी एम्पीरियलिस्ट थॉट को कन्वे करने के लिए कि वो कितनी सच्ची बात कह रहा है। उसने कहा कि ये देखिए, ये है हेल्पलेसनेस, ये है फीलिंग्स उन लोगों की जिनके ऊपर ये रूल करने आए थे, ये उनके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह से एट्रॉसिटीज़, किस तरह से उनके ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं और वो उसको फेस कर रहे हैं। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को क्या वो ये देने आए थे, क्या ये उनको डेवलप करने के लिए आए थे? ये हैं वो सारी बातें। He narrates the hatred against these unjust rulers by Godfrey, racialism and high-handedness. उसने ये बताया है कि किस तरह से चूंकि उनका ये सारी रूलिंग ही अनजस्ट थी, जो कुछ वो कर रहे थे उनका एटीट्यूड अनजस्ट था, उस सब के अगेंस्ट तो बहुत नेचुरल था कि जो जिनके ऊपर वो रूल कर रहे थे उनके अंदर, उनके दिल में उनके खिलाफ ये नफ़रत आती और ये नेगेटिव इम्पल्सेस आती, नेगेटिव फीलिंग्स उनके अंदर आती और उन नेगेटिव फीलिंग्स को उसने हम तक कन्वे किया। He creates an environment with his innocent illusions and wishes, ultimately takes to the brutal disillusionment of innocent illusions associated with the new constitution के थ्रू आउट द स्टोरी वो हमें इल्यूजन्स दिखा रहा है, किस तरह से वो एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। हम भी सोच रहे हैं उसके साथ, हम भी रोड पर निकल जाते हैं उसके टांगे पर बैठकर, लेकिन जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो दैट इज़ द वेरी ब्रूटल डिसइल्यूजनमेंट के जिस तरीके से उसको मार मार कर बताया जाता है कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारी ये सारी की सारी इल्यूजन्स गलत हैं। तो वो डिसइल्यूजनमेंट होती है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम स्टोरी के टेक्स्ट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे जहन में होने हैं। ये 4 क्वेश्चंस हमने करने हैं। एक्सपेक्टेशंस ऑफ उस्ताद मंगू, डिसइल्यूजनमेंट, हिज हेट्रेड अगेंस्ट द इंग्लिश रूलर्स, कैरेक्टर ऑफ उस्ताद मंगू। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं मेन जो कि इसके साथ चलेंगे। इसके अलावा स्टेटमेंट्स पे बेस्ड या किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है स्टोरी के बारे में वो इन्हीं 4 में से होगा। So let's come to the text of the story. Mangu the Tongawala was considered a man of great wisdom among his friends. जब हम इसके कैरेक्टर की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अपने फ्रेंड्स के दरमियान फ्रेंड सर्कल जो था उसमें ये बहुत वाइज साहब मशहूर थे कि जी सबसे ज़्यादा अक्लमंद साहब जो है वो कौन है? उस्ताद मंगू। He had never seen the inside of a school and was no more than a cipher. But there was nothing under the sun he did not know something about. दुनिया में सूरज के नीचे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके बारे में उस्ताद मंगू को पता नहीं हो कुछ भी, यानी कुछ ना कुछ उसको ज़रूर पता होता था। ऑल हिज फेलो टोंगा वालर्स एट द अड्डा और टोंगा स्टैंड वर वेल अवेयर ऑफ हिज वर्सटैलिटी इन वर्ल्डली मैटर्स। बहुत वर्सटाइल है जी, उसको हर चीज़ के बारे में पता है। ही वॉज ऑलवेज एबल टू सेटिस्फाई देयर क्यूरियोसिटी अबाउट वॉट वॉज हैपनिंग। कुछ भी होता था किसी चीज़ से भी रिलेटेड, किसी भी टॉपिक पर, तो वो उस्ताद मंगू से पूछते थे और उस्ताद मंगू साहब उनको बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर देते थे, तो उनकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करते थे जी। वन डे ही ओवरहर्ड। अब ओवरहर्ड को थोड़ा सा आप देखिए कि हाईलाइट भी किया गया, इसका फॉन्ट भी बड़ा किया है जस्ट टू रियलाइज, टू मेक यू रियलाइज़ कि जो ओवरहर्ड है ये वो टर्म है जिससे उस्ताद मंगू अपना नॉलेज, जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती थी, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ये थी ओवरहेयरिंग, यानी उसने सुनता था। ऐसा कुछ नहीं था कि वो किसी जगह पर जाता था, किसी डिबेट्स, किसी कॉन्फ्रेंस, किसी सेमिनार में जाता था और वहाँ से लोगों से उसको इन्फॉर्मेशन मिलती थी, या वो कोई टीवी देखता था, ऐसी कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। तो उसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या था? ओवरहेयरिंग। जो वो ओवरहेयर करता है, जो उसके टोंगे में लोग बैठते हैं, जो सवारियाँ बैठती हैं, उन पैसेंजर्स को ओवरहेयर करता था, उनकी बातों से उसको पता चलता था अच्छा क्या हो रहा है। ही ओवरहर्ड अ कपल ऑफ हिज फेयर्स, जहाँ से स्टोरी शुरू हुई, अ कपल ऑफ हिज फेयर्स डिस्कसिंग वायलेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। उस्ताद मंगू हेटेड द ब्रिटिश। जो इसकी हेट्रेड है वो हमें इस पूरी स्टोरी में नजर आएगी। बिकॉज क्यों, रीज़न क्या है इसकी? बहुत सारी रीजंस हमें स्टोरी में बताई जाएंगी, जिनमें से एक रीज़न हमें, बिकॉज दे वर रूलिंग हिंदुस्तान अगेंस्ट द विल ऑफ द इंडियंस एंड कमिट एट्रॉसिटीज़। जुल्म भी करते हैं, और हिंदुस्तान मतलब हम तो बुलाने नहीं गए कि आइए और हम पर रूल करिए, खुद से आए और उन्होंने हम पर रूल करना शुरू कर दिया। तो दैट्स वाई उस्ताद मंगू हेटेड द ब्रिटिश। It was the Gora soldiers of the cantonment who were responsible for उस्ताद मंगू's rather low opinion of the British। की जो ओपिनियन थी ब्रिटिशर्स को, ऐसे को फेस टू फेस तो वैसे वो मिला नहीं था, उसको क्या पता कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। उस्ताद मंगू की जो ये स्टेटमेंट थी या उसकी जो फीलिंग थी वो डेवलप हुई थी उसकी एक गोरा सोल्जर के साथ ना लड़ाई हो गई थी, जो हमें एंड स्टोरी पर पता चलेगा। दे यूज टू ट्रीट हिम एज इफ़ ही वर सम लोअर क्रिएशन ऑफ गॉड, इवन वर्स देन अ डॉग। उसको ये लगता था कि वो उसको इस तरह
से ट्रीट करते हैं जैसे वो एक कुत्ता हो, कुत्ते से भी बदतर हो, या उसकी बहुत लोअर क्रिएशन ऑफ गॉड है, ह्यूमन बीइंग की तरह से उसको ट्रीट नहीं करते थे जी। नॉर वॉज उस्ताद मंगू ओवरली फॉन्ड ऑफ देयर कम्प्लेक्शंस, ना ही वो कोई बिल्कुल भी उसे कोई परवाह नहीं थी कि बहुत गोरे चिट्टे हैं, जो हमारे बहुत सारे लोगों को ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और वो बहुत अरसे तक भी रहे, फलां बहुत गोरा है बिल्कुल अंग्रेज़ की तरह से। ही यूज टू एक्सपीरियंस न्यू नोजिया जी। अब वो बता रहे हैं कि जो उस्ताद मंगू को उनके गोरे रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि उसको तो उल्टी सी महसूस होती थी। उसका दिल करता था कि वो तो क्या कर दे, इतना बुरा लगता था उसको देखना। व्हेन कन्फ्रंटेड बाय अ वाइट एंड रडी गोरा सोल्जर, यानी उनको देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। देयर फेसेस रिमाइंड मी ऑफ डिकेइंग कैरकसेस जी। उसको डेड बॉडीज लगती थी। वो कहता था इनका गोरा रंग थोड़ी है, तो जर्द पड़े हुए रंग हैं। तो इस किस्म की उसकी उनके बारे में, तो ये जो देयर फेसेस रिमाइंड ऑफ डिकेइंग कैरकसेस, ये उसकी हेट्रेड को शो कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ हेट्रेड को शो कर रहा है। आफ्टर अ वायलेंट क्वारल विद द ड्रंकन गोरा, ये हमें गोरा जो है ये बाद में नजर भी आने वाला है। ही वुड रिटर्न टू हिज अड्डा एंड कर्स हिम व्हाइल स्मोकिंग हिज हुक्का। लड़ाई करके आया और आकर इसने अपने अड्डा पे हुक्का पी रहा है, साथ साथ में उनको गालियां दे रहा है और कह रहा है लुक एट देम, केम टू द हाउस टू फेच अ कैंडल एंड बिफोर यू नो द हैड टेकन इट ओवर। देखो, अक्सर आपने सुना होगा ये एक सेइंग है कि जी अ, वो ले आग लेने आई और घर वाली बनकर बैठ गई, तो बिल्कुल उसी तरह से कि वो आए हमसे एक मोमबत्ती लेने के लिए आए थे और फिर उसके ऊपर हमारे ऊपर कब्जा कर लिया उन्होंने। तो ये उसने बात बताई है, और ये वो चीज़ें हैं जो उस्ताद मंगू के थ्रू जो हमारा मंटो है वो कन्वे कर रहा है टू द होल वर्ल्ड। आई कांट स्टैंड द साइट ऑफ देम, मैं तो उनको देख के बर्दाश्त नहीं कर सकता, दीज ह्यूमन मंकीज। और उसको उनको ह्यूमन मंकीज कह रहा है जी, ये उसकी हेट्रेड है। द वे दे ऑर्डर यू अराउंड एज इफ वन वॉज देयर फादर स्लेव, ऐसे हुक्म चलाते हैं जैसे कोई उनके बाप का मुलाजिम है। टिपिकल स्टेटमेंट्स हैं एक कॉमन, एक ऑर्डनरी मैन की, जो यहाँ पर मंटो ने बताई हैं हमें बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में। उसे हमें स्टोरी को नहीं बता रहा, जैसे है उसी तरह से एज इट इज़ वो कन्वे कर रहा है। यानी कि जो एक फीलिंग्स या जो एक स्टाइल हो सकता है, यहाँ जो जो एक स्टाइल हो सकता है बोलने का, जो उसकी लैंग्वेज हो सकती है, उसको एज इट इज़ ही कन्वे किया गया जी। लुक एट देम, डोंट दे सी सीम लाइक लेपर्ड समथिंग डेड एंड रॉटिंग, हेट्रेड। गॉड इज़ माई विटनेस, आई एम सिक ऑफ ह्यूमरिंग दीज लाट साहिब्स। अब ये जितने भी उर्दू के वर्ड्स हैं उन सबको किया गया है इटैलिक्स में। अब ये स्टोरी बेसिकली तो उर्दू में लिखी थी उस सादत हसन मंटो ने, उसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। Every time I look at their blighted faces, my blood begins to boil. यानी इतना उसको गुस्सा आता है, इतनी उसको अंदर नफरत है कि उसको उनको देख के उसका खून खोलना शुरू हो जाता है। बड़ी गैरतमंद की बात है। मे बी वी नीड अ न्यू लॉ टू गेट रिड ऑफ दीज पीपल। ये है जी वो एक्सपेक्टेशंस, ये है वो फाउंडेशन जिससे स्टार्ट हुआ है उसकी एक्सपेक्टेशन को, कि जैसे ही वो सोच रहे थे कि कोई तो आए, कुछ तो नया हो, कोई तो नया कानून बने। तो जब वो इसको विश कर रहे हैं अभी, और उसके बाद जब उनको कान में ज़रा सी भी बात बोले न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, तो वो अपनी सारी की सारी जितनी भी उनकी विशेज़ हैं, जितनी भी लॉन्गिंग्स हैं, उन सबको उसके साथ रिलेट कर देते हैं जी। वन डे साद मंगू पिक्ड अप टू फेयर्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ही गैदर फ्रॉम द कन्वर्जेशन देयर वाज नॉट गोइंग टू बी अ न्यू एक्ट फॉर इंडिया। ये अब उसको पता चला अपने दो फेयर्स से जी। अब वो उनकी आपस की कन्वर्जेशन है, वो कह रहे हैं जी, डू यू थिंक इट विल चेंज एवरीथिंग? Not everything, but they say a lot will change. The Indians would be free. ये अब उनकी कन्वर्जेशन है, ये उनके आइडियाज़ हैं जो वो बता रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हो जाए। लेकिन वही बात है कि जो एक बड़ा नेचुरल सा फिनोमिनन है कि आप एक के कान में बताते हैं तो 40 बंदों के बाद से जब आप तक बात वो पहुंचती है तो टोटली चेंज हो चुकी होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने कहा कि जी हर चीज़ तो चेंज नहीं होगी, लेकिन एक बड़ा चेंज आएगा। इंडियंस वुड बी फ्री। तो इससे जो उस्ताद मंगू हैं उन्होंने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अपनी बना ली हैं जी। आफ्टर ड्रॉपिंग हिज फेयर्स स्टॉप्ड एट द नारकली शॉप हिज फ्रेंड डीनो द स्वीट मीट वेंडर। ही ऑर्डर्ड अ लार्ज ग्लास ऑफ लस्सी, ड्रैंक इट डाउन इन वन गल्प, ब्लेस्ड विद सेटिस्फैक्शन एंड शाउटेड द हेल विद देम। अंडरलाइन, सॉरी ये स्किप हो गया, इसको भी अंडरलाइन करेंगे हम अपने जो हेट्रेड है उसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो उसने कहा कि जी जहन्नम में ये जाएं ये लोग। व्हेन ही रिटर्न टू द अंडा इन द इवनिंग नन ऑफ हिज फ्रेंड्स सीम टू बी अराउंड। उसको कोई नजर नहीं आया ना, एंड ही हैड टू टेल समवन, उसके पेट में खुद बुद हो रही है कि किसी को तो मैं बताऊं ये बात, दैट देयर वाज गोइंग टू बी अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सून विच वुड चेंज
एवरीथिंग, जस्ट इमेजिन पीछे हो रहा है कि नॉट एवरीथिंग, अ लॉट विल चेंज, और यहाँ पर क्या हुआ है वो मतलब लॉट जो है वो यहाँ पर एवरीथिंग में कन्वर्ट हो गया है कि जी हर चीज़ चेंज हो जाएगी, तब्दीली आ जाएगी। फॉर अबाउट हाफ एन आवर ही पेस्ड अराउंड रेस्टलेसली हिज whip अंडर हिज आर्म। अब जी कुछ देर के बाद जो है, आधे घंटे के बाद एक और साहब आए हैं जी। सॉरी, यहाँ पर उनका नाम लिखना जो है स्किप हो गया। हिज माइंड वॉज ऑन मैनी थिंग्स, गुड थिंग्स दैट ले इन द सॉरी, हिज माइंड वॉज ऑन मैनी थिंग्स, गुड थिंग्स दैट ले इन द फ्यूचर। अब ये जी उस्ताद मंगू की बात हो रही है, आधा घंटा तक वो इधर उधर घूमते फिरते रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जी? गुड थिंग्स दैट ले इन द फ्यूचर, एक्सपेक्टेशंस हैं जी। द न्यूज़ दैट अ न्यू हॉस्पिटल वाज टू बी गिवन टू द कंट्री इट सडनली ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़, कि बहुत कुछ हो सकता है अब तो अब तो चेंज आ रहा है, और चेंज, एवरीथिंग चेंज। He had switched on all the lights in his brain to examine carefully the implications of the first April change in India. अब क्या है कि जी वो खुद से इमेजिन कर रहा है, खुद से सोच रहा है, यानी उसकी अब अपनी सारी बातें वो शुरू हो गया, अपने दिमाग की बत्ती उसने जला ली और वो सोच रहा है कि जी क्या क्या हो सकता है चेंजेस, यानी कि वो अब अपने से मर्जी से बनाएगा कि वो चेंजेस किस किस्म की हो सकती हैं। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी लाइक बॉइलिंग हॉट वाटर विच विल डिस्ट्रॉय दीज bugs who suck the blood of the poor। अच्छा, जितना भी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक्सपेक्टेशंस की हमने अंडरलाइन किए हैं, वो स्टेटमेंट्स हमको एज ए क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है ये, हमें एज ए क्वेश्चन आ सकता है कि जिस पे कमेंट करें, तो फिर हम उसमें बताएंगे, उसका हेट्रेड भी आ जाएगा, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी आ जाएंगी, इल्यूजन्स भी आ जाएंगी। अब ये उसने अपने आप से कहा है कि जी वो इन बग्स को, यानी इंग्लिश को निकाल कर बाहर फेंक देगा। ही वॉज वेरी हैप्पी, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गोइंग टू फोर्स these white mice once and for all back into their miserable holes, यानी जहाँ से ये आए थे वहीं पर वापस चले जाएंगे इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से। अब ये उसकी इनोसेंट सी एक विश है, इनोसेंट सी एक्सपेक्टेशन है। वन नथु जी, नथु साहब आ गए हैं जी, द बोल्ड हेडेड टोंगा वाला, गंजे हैं सर से और आ गए हैं जी, एम्बर्ड इन अ वॉयल, लेटर हिज टर्बन टक्ड अंडर हिज आर्म। उस्ताद मंगू shook his head vigorously and said, I have great news for you. It's so good that it might make your hair grow back. यानी इतने अच्छी न्यूज़ है कि तुम्हारे बाल उग जाएंगे, इतनी अच्छी न्यूज़ है। एग्जैजरेशन है लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। One day, he had two barristers at the back of his tonga. They were arguing loudly about the new constitution. One of them was saying it is section 2 of the act that I still can't make sense of it. It relates to the Federation of India. Since most of this conversation was being carried on in English, Ustad Mangu was unable to follow it. अब वो लोग उसके एक्ट के बारे में बात कर रहे थे, बैरिस्टर्स थे, डेफिनेटली उसके एक्ट्स के बारे में, उसके जो सेक्शंस थे उसके बारे में भी उनको वो बात कर रहे थे। उस्ताद मंगू जो हैं उनको समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहे थे बहुत सारी, तो उस्ताद मंगू को समझ नहीं आ रही थी। हाउएवर इट वाज हिज इंप्रेशन दैट दीज टू बैरिस्टर्स वर अपोज टू द न्यू एक्ट एंड डिड नॉट वांट इंडिया टू बी फ्री। उसको सिर्फ ये इंप्रेशन लगा कि ये जो दोनों लोग हैं ना, ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इंडिया फ्री हो जाए। लिहाजा उसको बहुत गुस्सा आया और उसने अपने मुंह में कहा, टोडीज। टोडीज मीन्स डड्डूज, फ्रॉक्स के लिए। फ्रॉक के आपको पता है कि टोड होता है एक उसका टाइप, तो ये टोडीज उसने उनको कहा है जी, उसको बहुत गुस्सा आ गया है। इट शोज़ कि उसका हेट्रेड इतना ज़्यादा है अगेंस्ट दिस अनजस्ट रूलिंग कि वो ना सिर्फ ये कि इंग्लिशमैन से उसको नफ़रत है, बल्कि उसके अपने जो लोग हैं जो उसके ख़िलाफ़ हैं, इंडिया के फ्री होने के ख़िलाफ़ हैं, वो उनके भी ख़िलाफ़ है, उसको उनसे भी नफ़रत है। ही पिक्ड अप थ्री स्टूडेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज। अब उसके बाद वो कन्वर्जेशन कर रहे हैं वो जो तीनों स्टूडेंट्स हैं, और ये उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं जो हमने यहाँ पर रेड में किया है, अंडरलाइन इनको नहीं किया, कि हमें सिर्फ ये पता हो कि ये उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। आई एम बाउंड टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। दूसरे ने कहा, आई एम श्योर ऑल ऑफ अस विल बी एबल टू ले आवर हैंड्स ऑन समथिंग। तीसरे ने कहा, देयर इज गोइंग टू बी रिडक्शन इन द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स। ये सारी की सारी जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। और उस्ताद मंगू के साथ साथ उसने स्टूडेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो लोगों की, कॉमन मैन की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हर तरह से, हर एंगल से उसने यहाँ पर कन्वे किए हैं।
द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नाउ अपीयर टू हिम टू बी समथिंग ब्राइट एंड फुल ऑफ प्रॉमिस। अब उसको लगने लग गया था कि ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कुछ बड़ी चमकदार चीज़ होगी। द ओनली थिंग ही कुड कंपेयर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विद वॉज द स्प्लेंडेड ब्रास एंड गिल्ट पैराफर्नीलिया ही हैड परचेज्ड अ कपल ऑफ ईयर्स अगो फॉर स्ट्रॉन्गर फ्रॉम चौधरी खुदा बख्श। चूंकि उसके जहन में एक इमेज बन गया कि अच्छा ये बड़ी चमकदार चीज़ होगी, तो उसको चमकदार चीज़ें जो थी वो उसको सिर्फ वही नजर आई जो उसने टांगे को सजाने के लिए वो लिया था। एक कुछ एसेसरीज ली थी, कुछ ब्रास जो था वो एक्सेसरीज के साथ लिया था जी। तो उसको लगा कि जी ये वो जो उसने चौधरी खुदा बख्श से लिया था ना, पैरा फरनीलिया, वो एक टांगे के ऊपर सजाने के लिए लगाया था उसने, तो उसको लगता था कि ये है वो। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन गेव हिम द सेम नाइस वार्म फीलिंग। जिस तरह उसको वो खरीद कर हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही इसको यहाँ पर भी हुआ था जी। फीलिंग ही वाज सिक्योर इन हिज बिलीव टू लेट द 1 अप्रैल कम एवरीथिंग वुड चेंज। अब ये जी इंतज़ार कर रहा है जी, आने दो 1 अप्रैल को सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, एवरीथिंग वुड चेंज। अब देख लीजिए ना कैसे अलॉट से ये एवरीथिंग हो गया है जी। एट लास्ट 31 days of March came to an end. He was extraordinarily happy because he was going to witness with his own eyes the coming of the new constitution. वो तो ऐसे इंतज़ार करे कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जैसे वो एक एंटिटी, एक मेहमान की तरह से वो आएगा। वो उसके ज़हन में वो एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग नहीं है, वो उसको चाहता है कि वो उसको किसी तरह से देखे, उसके सामने आए न्यू क्वेश्चन। जिस तरह से वो अपने टांगे को देखता है, जिस तरह से वो लोगों को देखता है जी। इन द मॉर्निंग फॉग ही वेंट राउंड द ब्रॉड एंड नैरो स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी बट एवरीथिंग इन द सेम ओल्ड एंड वर्न आउटलुक। अब ये जी बहुत डिसइल्यूजनमेंट स्टार्ट हुई है, और स्टार्ट किससे हुई है? फॉग के साथ। और हमें बताया जा रहा है कि जी वो जब आया तो वहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं था, सब चीज़ें पुरानी थी, वही पुरानी वाली। एंड ही वॉन्टेड टू सी कलर इन लाइट, देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था। ये है उसकी एक्सपेक्टेशंस। और वो साथ ही उसकी डिसइल्यूजनमेंट भी बताई गई है, देयर वाज नथिंग। ही हैड बॉट अ स्पेशल न्यू प्लूम फॉर हिज हॉर्स टू सेलिब्रेट द बिग डे एंड इट सीम टू बी द ओनली बेट ऑफ कलर ही कुड सी। तो पूरी हर तरफ उसको ब्लैक एंड वाइट ही सब चीज़ें नज़र आ रही थी, कोई कलर नज़र नहीं आ रहा था। एक ही कलर जो उसने एक बड़ा सा फीतर एक सजाने के लिए अपने टांगे को लिया था आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, सिर्फ वही नज़र आ रहा था और कुछ भी नज़र नहीं आता। ही वॉन्टेड टू सी द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एज क्लियरली एज ही कुड सी हिज हॉर्स। उसको तो लगता था जैसे वो अपने घोड़े को देखता है, उसको प्यार करता है, उसके सामने उसका घोड़ा, तो बिल्कुल इसी तरह से न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी वो आए और फिर वो क्या करे, उसको हार पहनाए। ग्रेट लीडर्स इन व्यू वर दोज हु वर प्रोफ्यूजली garlanded when taken out in procession, and if there were a few scuffles with the police during the proceedings, the man went up even further in ustad's estimation. ये उसका ख्याल था कि जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो जब प्रोसेशंस में जलसों जुलूसों में आते हैं तो उनके गले में हार होते हैं, और अगर उनके जलसे के दौरान पुलिस के साथ लड़ाई भी झड़पें भी हो जाएं तो वो और बंदा जो है बड़ा मशहूर हो जाता है जी। ये ही वॉन्टेड टू सी द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉट आउट विद द सेम रेजल डेजल एक्साइटिंग डिस्प्ले। जी रेजल डेजल के ऊपर भी वंस अपॉन अ टाइम के यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन दे दिया था जी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जिन इक्वेशन के साथ जो उसकी जोड़ी हुई एक्सपेक्टेशंस थी ना जी, वो इतनी कलरफुल, इतनी ब्राइट थी कि वो उनके साथ कंपेयर किसके साथ कर रहा था? अपने पैराफर्नीलिया के साथ, अपने प्लूम के साथ। तो वो इन चीज़ों को जो इमेजिन कर रहा था, तो उसको लगता था कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसी तरह से हार पहने हुए उसके, और बिल्कुल ऐसे क्लियर जैसे उसका हॉर्स है उसके सामने, इस तरह से उसके सामने वो आए एक जलसे की सूरत में, और वो फिर बहुत खुश हो और वो तालियां बजाए और वो कहे कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कम फाइनली। जी इसके बाद क्या हुआ कि जब वो अभी फिर रहा था, बहुत उदास हो रहा था, ही सॉ गोरा सोल्जर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ लैम्प पोस्ट। हिज फर्स्ट थिंग वाज नॉट टू टेक हिम। उसने सोचा कि नहीं, मैंने इसको नहीं बिठाना, तो गोरा है। ही हेटेड दीज monkeys. However, it occurred to him that to refuse to take their money wouldn't be very wise either. उसको लगा कि नहीं, इनके पैसे तो छीनने चाहिए ना, तो पैसे छीनने का तरीका ये है कि उनको टांगे पे बिठा ले। साहिब बहादुर, वेयर डू यू वांट टू बी टेकन? दे लुक्ड एट ईच अदर। और जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो फिर क्या हुआ? एज इफ देयर वर टू गन्स फायरिंग फ्रॉम पॉइंट ब्लैंक रेंज दी। क्या हुआ? ऐसे लगा कि जैसे दो तोपें जो हैं वो एक दूसरे के सामने और एक दूसरे के ऊपर गोलियां बरसा रही हैं। हुआ क्या था जी? द ईयर बिफोर, एक साल पहले, द फेलो हैड बीन ड्रंक एंड हैड अब्यूज्ड उस्ताद मंगू हु हैड बोर्न द इंसल्ट्स इन साइलेंस। उस वक्त उस्ताद मंगू ने एक साल पहले सारी इंसल्ट बर्दाश्त की थी, इसने बहुत बुरा भला कहा था उस्ताद मंगू को, और वो ये वही ड्रंकन गोरा है जिसकी हम बात कर रहे थे शुरू में। द गोरा रिमेंबर द लास्ट इनकाउंटर, उसको भी याद आ गया जी, लास्ट इनकाउंटर उनको याद आ गया। वेज डिटरमिन्ड टू टीच द मैन अनदर लेसन फॉर हिज इंसोलेंस। उसको लगा इसको ना एक और सबक सिखाना ही पड़ेगा। हिज स्वैगर स्टिक ब्रशिंग पास द इंडियंस थाई। उसने क्या किया? अब ये है वो चीज़ जो वो दिखाना चाह रहा है जो हमारा राइटर है। उसने कहा जी, उसने अपनी छड़ी मारी है उसको, एंड उस्ताद मंगू रेज्ड हिज आर्म एंड हिट हिम हैविली ऑन द चिन
फॉलोड विद द मर्सलेस बीटिंग ऑफ द इंग्लिशमैन। उसने एक हाथ उठा के मारा उसको ज़ोर से मुक्का और उसके बाद उसने ये धड़ाधड़ उसको मारना शुरू कर दिया, मर्सलेस बीटिंग शुरू कर दी। ये है वो हेट्रेड, कथारसिस हो रहा है जी। अब क्या हुआ, जो इंग्लिशमैन घबरा गया, उसने कहा ही बिगैन टू शाउट फॉर हेल्प 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 हेल्प। मंगू वाज स्क्रीमिंग विद फ्यूरी। और मंगू साहब जो है उनको बहुत गुस्सा आया और वो कह रहे द सेम ओल्ड कॉकीनेस, वही ढिठाईपन, वही कुछ ओल्ड कॉकीनेस इवन ऑन 1 अप्रैल। आज भी वही हरकतें करोगे? वेल सन, इट इज़ वी हु आर द राज नाउ। अब हम हैं राज जी। ये आपका उस्ताद मंगू है जो कह रहा है। दिस इज़ द हाइट ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो हमें दिखा रहा है जी राइटर, कि जी किस तरह से उसने उसको मारा सिर्फ इसी सोच में कि आज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है, अब हम फ्री हो चुके हैं, अब हम राज बन चुके हैं। A crowd had gathered. Two policemen appeared, one policeman to his left and one to his right. Usad Mangu was saying, those days are gone when we were just good for nothing. There is a new constitution, a new constitution. Understand? लें जी, जब उसने ये कहा तो सब लोग बड़े परेशान हो गए और वो उनको लगा कि ये क्या हुआ। अब उसको उठाकर वो जेल में ले गए हैं और जेल में ले जाने के बाद जो है जी जेल में ले गए हैं और अभी उन्होंने उसको जब जेल में डाल दिया तो उसको कहा कि जी तुम्हें ये पता होना चाहिए है कि कोई न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दिस इज़ द ओल्ड। What new constitution? What rubbish are you talking? What new constitution? It's the same old constitution, you fool. वो जो स्लाइड है वो शायद मिसप्लेस हो गई है। इट्स द सेम ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन यू फूल, जिसमें हमने ये सारी बात लिखी हुई थी जी। तो इट्स द सेम ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन यू फूल उसको बताया जा रहा है जी। तो ये हमारे सामने एक फिगर भी, एक फ़ोटो भी है जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो हमारे लोग थे, जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे, उनको किस तरह से जो है सरेंडर कराया गया, किस तरह से उनके ऊपर जुल्म किए गए। और ये सब चीज़ें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बताई गई हैं। और हमने एम्पेरलिज्म को भी पढ़ लिया। इसका जो टाइटल है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक आयरॉनिक टाइटल है जो हमें बताता है कि किस तरह से राइटर ने पोर्ट्रे किया है, एक एंटी एम्पेरलिस्ट अप्रोच को यहाँ पर बताया है, कन्वे किया है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है रूल किया और अगेंस्ट देयर विल, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। सो आई होप you understood well. This is all about our story. Thank you and Allah Hafiz.